अगर तो आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी आपकी डिलीवरी जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, जिनको फॉलो करके एक तो आप अपनी डिलीवरी को नॉर्मल की तरफ लेकर जा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो ये टाइम पीरियड है वो काफ़ी ईज़ी गुज़र सकता है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले जो मैं आपको एडवाइस दूँगी कि मैंने ये देखा है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी आके मुझे ये कहते हैं कि जी आप स्पेशली अगर किसी का 8th या 9th मंथ चल रहा है कि जी हमारी जो डिलीवरी है वो हमारी अम्मी की तरफ होनी है, तो अब हम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर तो ये आपका छठा या 7वाँ महीना चल रहा है और अगर आपने अपनी डिलीवरी आउट ऑफ दिस स्टेशन करानी है जहाँ पर अभी आप रह रही हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप ट्रैवल करें। बिकॉज़ 8वें और 9वें महीने में मैं हमेशा ट्रैवलिंग को इतना सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज़ इसमें चांसेस होते हैं कि अगर रास्ते में आपको लेबर स्टार्ट हो जाए, तो वो फिर आपके लिए ज़ाहिर है ख़ासी प्रॉब्लमैटिक होगी। सो अगर आपने ट्रैवल करना है, तो आप अपने 6th टू 7th मंथ में ट्रैवल कर सकती हैं। सेकंड ये कि आप मोबिलाइज़ रहें। जितना ज़्यादा आप मोबिलाइज़ रहेंगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और आपका जो बेबी है, उसका हेड बहुत जल्दी डाउन चला जाएगा। इसमें ये होता है कि जितना आप वॉक करती हैं, एक तो आपका स्टैमिना बिल्ड होता है। लेबर पेन कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर थ्रू आउट आपने अपने 9 मंथ्स रेस्टिंग फेज़ में गुज़ारे हैं, तो ट्रस्ट मी, लेबर इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आप थ्रू आउट योर डिलीवरी सुबह-शाम कम से कम हाफ एन आवर भी वॉक करती रही हैं, तो आपकी बॉडी जो ये इस किस्म का स्ट्रेस है, वो लेने के लिए ज़रूर अडैप्टेड होगी। तो अगर आप सुबह और शाम आधा-आधा घंटा वॉक करेंगी, तो उससे एक तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा जाएगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी और आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। द अदर थिंग इज़ हाइड्रेशन। आपने अपने अभी जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, तो मैंने देखा है कि सर्दियों में लोग काफ़ी पानी जो है वो अवॉइड कर देते हैं। मैक्सिमम 4 या 5 ग्लास पानी पीते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपको कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीने हैं। पानी क्या करेगा कि पानी आई अंडरस्टैंड ये वाक़ई मुश्किल है कि ज़ाहिर है आप जितना पानी पीते हैं, आपको उतनी ही फिर यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि एक डिस्कम्फर्ट है। लेकिन दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर नॉर्मल डिलीवरी। आप जितना पानी पीते हैं, उतना ज़्यादा आपके टिश्यूज़ जो हैं वो हाइड्रेट होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, आपकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं। आपके बच्चे का पानी बहुत अच्छा बनता है, बिकॉज़ अगर आप खुद डिहाइड्रेटेड होंगी और इसी कोइंसिडेंस में आपके बच्चे का पानी कम हो जाता है, तो ड्यूरिंग लेबर आपका बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। बिकॉज़ डिलीवरी में सिर्फ़ आपका रोल नहीं है। हमने सिर्फ़ ये नहीं देखना कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का भी जो पॉजिटिविटी है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अगर आप वाइटली स्टेबल हैं लेकिन आपका बच्चा स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ एन इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन। लेकिन अगर बच्चे का पानी अच्छा होता है, तो वो उसके डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं और जब डिस्ट्रेस में बेबी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास सी सेक्शन की कोई इंडिकेशन नहीं है, तो बेबी की नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि आप अपनी डाइट जो है उसको हेल्दी रखें। अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा रखें। बहुत सी ख़वातीन स्पेशली जो है इस टाइम में जूसेस को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं और उन जूसेस से ये होता है कि आपकी जो शुगर है वो बढ़ जाती है। जब आपकी शुगर बढ़ती है तो ऑटोमैटिकली आपके बेबी का साइज़ बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जैसे-जैसे बेबी का अगर साइज़ अपनी जो एक रेंज विंडो है उससे बढ़ रहा है, तो आप ये हो कि हाँ जी हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद हो रहा है, तो दिस इज़ अ मिथ एक्चुअली। आपका बच्चा अगर जो एक रिक्वायर्ड वेट है उससे ज़्यादा होगा, तो उसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है, तो या तो आपके लिए हैज़ार्डस होगी, कई दफ़ा टेयर्स हो जाते हैं, या फिर बेबी को प्रॉब्लम होती है कि अगर वो डिलीवरी के दौरान कई दफ़ा उसके शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है या उसके जो बाजू के जॉइंट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपनी डाइट को हेल्दी रखें ताकि एक नॉर्मल जो है वो वेट गेन आपका भी हो और आपके बेबी का भी हो। ये लास्ट जो 3 मंथ्स हैं, स्पेशली उसमें मैं कहूँगी कि जो 9th मंथ का फर्स्ट विज़िट है, उसको आपने किसी सूरत मिस नहीं करना।
उसकी वजह ये है कि लास्ट जो ट्राइमेस्टर के ये विजिट्स होते हैं, इसमें हम आपके टेस्ट जो है वो रिपीट कराते हैं, जो कि हमने बहुत शुरू में कराए होते हैं, जिसमें सीबीसी है, आपका ब्लड शुगर रैंडम है, यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन टेस्ट है, ये देखा जाता है। और उसमें हम ये असेस करते हैं कि अगर तो आप में खून की कमी है, इस स्टेट पे भी हमारे पास बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आपका आयरन जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। अगर एक सर्टेन लेवल तक है, अगर जैसे आपका 9 तक हीमोग्लोबिन है या 10 तक भी हो, तो हम आपको इंजेक्टेबल आयरन देके उसको हम 12 तक लेकर जा सकते हैं। अगर 9 से कम है या 8 तक आपका हीमोग्लोबिन है, तो आपको ब्लड लगाया जाता है। और अगर आपका HB ऑप्टिमाइज है, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आपको टैबलेट्स पर ही जो है वो कंटिन्यू रहने की एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इस लो HB के साथ आप अपनी डिलीवरी डेट तक चले जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए भी बहुत हैज़र्डस है। एक तो अगर आपका HB लो है, तो प्लीज़ आप ज़हन में ये बात रखें कि बहुत लेस चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बिकॉज़ आपके यूट्रस में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होगी कि वो कंट्रैक्शन के साथ डायलेट हो सके। सेकेंडली ये है कि सी सेक्शन में एंड अप हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपको ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें आपका HB एक अच्छे रेंज में, यानी कि 11 और अबव चाहिए होता है। सो अगर आप अपने लास्ट के विजिट्स मिस करती हैं और ये चीज़ मिस हो जाती है कि आपकी HB जो थी वो टाइमली पिकअप नहीं हुई, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। एक और चीज़ मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप जो भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके पास घर में बीपी अपरेटस जो है वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। आप अगर तो आपका बीपी नॉर्मल रहता है या कम रहता है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप हफ़्ते में 1 दफ़ा शाम के टाइम अपना बीपी ज़रूर चेक कर लें। बिकॉज़ होता ये है कि आप जैसे मेरे पास अगर एक पेशेंट आती है, वन्स अ मंथ एक विज़िट कर रही हैं, कोइंसिडेंटली अगर उस टाइम पे उसका बीपी ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं है कि मैं उसके बीपी से रिलेटेड जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराऊं। लेकिन अगर आप घर में अपना बीपी चेक करती हैं और आपके पास रीडिंग ज़्यादा आती हैं, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस कर सकती हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने घर में बीपी चेक किया था, मेरा ज़्यादा आ रहा था। फिर हम सर्टेन डेज के लिए 3 से 4 दिन के लिए उस बीपी का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर तो 3-4 दिन बीपी ज़्यादा आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होना कोई मसला नहीं है, लेकिन उस हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। हाई बीपी को अगर हम एक अच्छे लेवल तक कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बेबी की मूवमेंट। 5वें महीने के बाद बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है। 7वें 8वें महीने तक आते-आते आपको डेली की 10 से 12 मूवमेंट्स जो है वो ज़रूर फ़ील होनी चाहिए, आपको खुद नोट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसा टाइम होता है, जैसे 3 से 4 घंटे अगर आपको मूवमेंट नहीं हुई, बेबी स्लीपिंग मोड में भी होता है। कुछ जो लेडीज़ होती हैं, उनके बच्चे रात में ज़्यादा मूव करते हैं, कुछ के सुबह में ज़्यादा मूव करते हैं, बिकॉज़ वो उनका स्लीप पैटर्न ऐसा होता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर आपने ये नोट करना है कि अगर आपको 12 मूवमेंट्स हो गई हैं या 10 भी हो गई हैं, तो दीज़ आर क्वाइट इनफ। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी मूवमेंट कम है, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स दे देती हूँ कि आप पानी पिएँ। आजकल तो ख़ैर वैसे ही थोड़ा-सा पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी ठंडा है, वरना अगर गर्मियाँ हों तो आप ठंडा ग्लास पानी का पी सकते हैं। उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट वॉक करनी है और जाकर फिर आपने लेफ्ट साइड की करवट पे लेट जाना है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो आपको अगले 5 से 10 मिनट में मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बार-बार ऐसे हो रहा है कि बेबी की जो मूवमेंट है, वो कुछ देर के लिए रुक जाती है, 4 से 5 घंटे के लिए रुक जाती है, तो देन दिस इज़ रिंगिंग अ बेल। इसमें आपको अपने डॉक्टर के साथ इस चीज़ को कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज़ देयर मस्ट बी देन अंडरलाइंग कोई कॉज़ हो सकता है बच्चे का पानी कम हो, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी जो है वो रेज़ हो रहा हो, बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें पिकअप होना ज़रूरी है। इन मंथ्स में हम एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों का भी हुआ होगा, जिसमें हमने ये देखना होता है कि बच्चे की ग्रोथ अपनी एज के हिसाब से, उसका वेट अपनी एज के हिसाब से बढ़ रहे हैं दोनों चीज़ें। उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, एक एसडी रेशो हम देखते हैं कि वो ठीक जा रही है। अगर तो वो ठीक हो तो हम इसको कैरी ऑन करते हैं, लेकिन अगर एसडी रेशो हमें ज़्यादा मिल रही है, तो फिर हम उस स्कैन को मॉनिटर करते हैं। 2 वीक्स के बाद दोबारा से आपका वो डॉपलर स्कैन कराया जाता है। ये वो टाइम है जिसमें आपकी डॉक्टर के साथ आपने डिस्कस करना है कि आया आपने एपिड्यूरल इंजेक्शन लेना है। एपिड्यूरल वो इंजेक्शन है जो आपकी कमर में लगाया जाता है ताकि आपको पेन जो है वो महसूस ना हो।
प्लीज मार्क माय वर्ड, पेन महसूस ना हो। मैंने ये नहीं कहा कि पेन होती नहीं है, पेन होती है, लेकिन आपकी उन जो नर्व्स हैं उनको नम कर दिया जाता है ताकि आपको पेन फील ना हो। पेन उसी तरह से कंट्रैक्शन आती है और उसी तरह से जो है वो बच्चेदानी का मुंह खुलता रहता है। आपको इन इस टाइम में अब तक अपना ब्लड ग्रुप पता चल चुका होता है। आपने अपना एक ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक डोनर जो है वो ज़रूर उसके साथ अपनी डिस्कशन कर ली होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर जब मैं लेबर में हम जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगी, तो उसने आपके साथ जाना है। हर वो औरत जो प्रेग्नेंट है, शी इज़ एट द रिस्क ऑफ हेमरेज आफ्टर डिलीवरी। 80% खवातीन को हेमरेज नहीं होता, लेकिन 20 खवातीन को हेमरेज हो सकता है। अगर हेमरेज हो जाए तो उस वक्त जो आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, उससे बेहतर है कि ऑलरेडी आपके पास एक डोनर मौजूद हो। आपने ब्लड नहीं निकलवाना होता, बस आपके डोनर की मौजूदगी वहां पे होनी चाहिए, ताकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उससे कोऑर्डिनेट कर लिया जाए और टाइमली आपको ब्लड की सप्लाई मिल जाए। एक बहुत डिटेल से मैं वीडियो बेबी बैग्स पे कर चुकी हूँ, आप प्लीज चैनल विजिट कीजिए और वो वीडियो जाकर देखें। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि 8th मंथ तक आपके बैग्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए, ताकि जब आपको लेबर स्टार्ट हो तो आप उस वक्त फिर भाग दौड़ की चीज़ें इकट्ठे करने ना लग जाएं कि एक दफ़ा उसी में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जिन लोगों को अपने साथ लेकर जाना है, आपके पास वो भी जो है उनके साथ भी आपकी डिस्कशन हो चुकी हों कि आपने हमारे साथ जाना है। अपनी डॉक्टर के साथ आपने प्लेस ऑफ डिलीवरी डिस्कस कर ली होनी चाहिए, बिकॉज जैसे एक डॉक्टर होती हैं वो 2 से 3 हॉस्पिटल्स में ये प्रोसीजर्स करती हैं, तो आपका किस हॉस्पिटल में होना है आपकी डॉक्टर को भी पता होना चाहिए और आपको खुद भी पता होना चाहिए। आई एम श्योर ये 10 से 15 टिप्स जो हैं जो मैंने आपको दी हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगी तो आप खुद ये महसूस करेंगी कि आपकी एक तो जो प्रेगनेंसी है वो बहुत इजीली जाएगी और इसका आउटकम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।